हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के मैथ का पहला चैप्टर है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी सारी ए टू जेड जितनी भी टाइप के मैट्रिक्स होते हैं और भी जितने भी टाइप्स के होते हैं, सब चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, हो सके तो ये वीडियो एक पार्ट में नहीं, 2 पार्ट में कंप्लीट हो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है इसका प्रोसेस। ठीक है ना, तो थर्ड सेमेस्टर में बहुत ही बारीकी से इसके बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले परिभाषा ही देख लेते हैं मैट्रिक्स की। ठीक है, क्या होती है? n संख्याओं के निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित कर तथा ब्रैकेट में बंद करने पर प्राप्त लंब सारणी को m इंटू n क्रम का आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स का मतलब होता है आव्यूह। ठीक है ना, m इंटू n क्रम को आव्यूह यानी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हुई। ठीक है ना, मैट्रिक्स क्या है देख लो। मैट्रिक्स यही होता है m इंटू n। ठीक है ना, ये वाला जो इस साइड का ऐसे होता है, ये रॉ होता है, और ऊपर से जो ये है वो कॉलम होता है। ठीक है, नीचे वाली लाइनें क्षैतिज जो जाती हैं उन्हें रॉ बोलते हैं, ऊपर से लंब जो आती है लाइनें उन्हें कॉलम बोलते हैं। ठीक है, m इंटू n यानी m इंटू n, इन दोनों का मल्टीप्लाई को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका क्रम कैसे होता है वो देख लेते हैं, है ना। क्रम नंबर ऑफ रॉ इंटू कॉलम। ठीक है ना, नंबर ऑफ रॉ इंटू कॉलम, रॉ इंटू कॉलम, ऐसे ऑर्डर चलता है। ठीक है, आगे समझेंगे, अभी बस इतना ही याद रखिए, मैट्रिक्स इसे ही कहते हैं। ठीक है, दूसरा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, दोनों एक ही है। ठीक है, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं वो देखना है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। पहला जो टाइप है हमारा वो है, पहला टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स कैसे होता है? कॉलम मैट्रिक्स और स्तंभ मैट्रिक्स दोनों एक ही है। ठीक है ना, वो कैसा होता है? जब सिर्फ एक बॉक्स दिया रहेगा ऐसे, और उसमें एक ही लाइन बस रहेगी। ठीक है, एक ही लाइन रहेगी, और नीचे से ये जो आपका कॉलम है वो एक कॉलम होगा, और एक से ज़्यादा आपका ये पंक्ति होगी, रो होगी। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? ऐसे सदिश को क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ठीक है ना, ऐसे इस टाइप के बोलेंगे स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। जिसमें एक रो हो और अनेक पंक्ति हो उसे बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इतना याद रखें। इस टाइप का हो अगर ऐसा तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, ये पहला है। आइए दूसरा टाइप देखते हैं। देखिए, दूसरा जो टाइप है हमारा वो है रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, रॉ मैट्रिक्स या रॉ वेक्टर। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? इससे पहले वाले में हमने देखा कि एक आपका कॉलम था और एक से ज़्यादा रो थे, तो वो होता था क्या? आपका कॉलम वेक्टर होता था। ठीक है ना, ये रॉ वेक्टर है। रॉ वेक्टर मतलब जिसमें रॉ एक हो और कॉलम अनेक हो, उसे रॉ वेक्टर कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई? कॉलम वेक्टर में कॉलम एक हो और रॉ अनेक हो, मतलब जो आपका स्तंभ है वो एक हो और पंक्ति जो है वो अनेक हो, तो उसे कॉलम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, लेकिन रॉ वेक्टर में जो आपका रॉ है, जो पंक्ति है, वो एक हो और कॉलम अनेक हो। ठीक है, एक से अधिक हो, उसे हम रॉ वेक्टर या रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, नंबर ऑफ रॉ एक होगा हमेशा, नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आई? नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ऐसे है, ध्यान से, इक्वल नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसे कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए आगे देखें। तीसरा जो टाइप है हमारा वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। समझ में आ गया? वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है कि जिसमें रॉ और कॉलम दोनों की संख्याएं समान हो। जैसे ये
आपका रो है, ठीक है ना, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो है। कॉलम देखें तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी रो और कॉलम की संख्या, जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या दोनों समान हो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चाहे वो 3 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 6 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 10 का हो, बस रो और मैट्रिक्स दोनों समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो उसे कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपका, है ना। देखिए यहाँ पे भी ऑर्डर m इंटू एम या n इंटू n, यानी दोनों समान होना चाहिए, रो भी और कॉलम भी, रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों समान होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इसे ही कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ गया? अब आगे देखें, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? देखिए चौथा है हमारा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो इसमें देखना है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए समझते हैं, ठीक है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है? ऐसे मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है ना, बात समझ में? मैट्रिक्स दिया रहेगा, मार्ड में लगा देंगे, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अगर a का मान 0 आ जाए, इसे सॉल्व करने पे अगर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करने पे अगर इसका आंसर 0 ना है, 0 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो आइए देखते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए ये सॉल्व किया हुआ है ना। मतलब पहले कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले ये वाला लेंगे 1, पहले कॉलम का, पहले रो का, पहले कॉलम का पहला जो अंक है पहले वो लेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा देंगे, फिर जो अंक हमने लिया है पहला वाला, ठीक है ना, उसके कॉलम वाले सारी चीज़ें और रो वाली सारी चीज़ें छोड़ देंगे। मतलब ये इस लाइन, ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों को नहीं देखेंगे। तो बीच में बचा क्या? ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस करके इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। समझ में आ गया? तो ना बचे 45, इसको पहले हमने लिया है ना, इसे कर दिए। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कट हो गया, ठीक है, इससे अब कोई मतलब नहीं है। तो बचा क्या है इसमें? ये। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो 9 इंटू 5 ना बचे 45 माइनस 8 5 8 6 48, ठीक है, ब्रैकेट बंद। समझ में आ गया? फिर माइनस प्लस ऐसे सीक्वेंस चलेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो पहले माइनस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। पहले माइनस से चलेगा, ठीक है। पहला ले लिया, अब इसी का दूसरा लेंगे हम, ठीक है ना। पहला वाला हो गया, अब दूसरा लेंगे, ठीक है। अब इसे लेके चलेंगे, पहले लाइन के सभी चीज़ों को लेके चलेंगे तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है ना, और कोई नहीं लेंगे। अब ये वाला ले लिया था तो इसे छोड़, इसका काम हो गया। अब जब ये वाला लिया तो अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको लेंगे। 2 बार लिख दें, 2 ये लिया है तो 2 बार, ये वाली लाइन, इसके सीध वाली लाइन और इसके सीध वाली लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। तो बचा क्या? ये बचा, ये बचा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, ना चौके 36, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 7 छके 42, ठीक है। फिर पहले माइनस लिया, अब लेंगे प्लस। समझ में आया? अब फिर से इसे भी ले लिया, अब बाकी बस एक ही बाकी रहा, वो ये है, तो इसे ले लें आप, ठीक है। तो इसे ले लिया है ना, ब्रैकेट यहीं पे है, यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को छोड़ देंगे, तो बचा क्या? ये चारों बचा, ठीक है। तो इन चारों में 8 का पहले मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 32 माइनस 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 35, ठीक है। इसे सॉल्व करने पे आपका 0 आएगा। तो यदि मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो यहाँ से पता चल गया ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और वैसे भी आपने 9th और 10th में पढ़ा ही होगा, तो ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं। मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। इसका आंसर 0 आ गया, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है,
क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर ये जीरो नहीं आया होता, माइनस में आया होता या प्लस में जीरो से बड़ा आया होता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता। ठीक, इतनी बातें क्लियर है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चले, अगला टाइप देखते हैं। देखिए अगला क्या है हमारा, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स को ही हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स को ही हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना, इसे हिंदी में शून्य आव्यूह कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स बना है उसमें जितने भी अंक हैं, ठीक है, वो सारे जीरो हों, तब उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखें कि जीरो मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स कहा जाता है, ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। ठीक, चले आगे देखें। वर्टिकल मैट्रिक्स एंड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह तथा क्षैतिज आव्यूह। क्लियर है, क्या है इसमें, वर्टिकल मैट्रिक्स एंड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स को हम हिंदी में ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं और हॉरिजेंटल मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह। अब इन दोनों को देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो आइए वर्टिकल मैट्रिक्स को पहले देखें हम। यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ रॉ जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉ हमेशा ज़्यादा हो नंबर ऑफ कॉलम से, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो, कितने भी अंक का हो, कितना भी बड़ा हो, बस उसमें जो रॉ है, रॉ का मतलब पंक्ति, रॉ मतलब ये, ठीक है, ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, कॉलम से। ऊपर वाले ऊर्ध्वाधर से जो लाइनें आ रही हैं वो हमेशा रॉ वाली लाइनों से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा जिस मैट्रिक्स में है उसे हम कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, तो भी ये वर्टिकल मैट्रिक्स ही है। बस आपका पंक्ति जो है, रॉ है, वो कॉलम से ज़्यादा होना चाहिए हमेशा, बस ये शर्त है यहाँ पे। अगर ऐसा किसी में है तो वो कहलाएगा हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है हमारा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्लियर है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्लियर है। ठीक है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि हॉरिजेंटल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसमें नंबर ऑफ, देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉ हमेशा कॉलम से ज़्यादा होता है, तो वो वर्टिकल होगा। जिसमें कॉलम हमेशा रॉ से ज़्यादा हो अगर, तो वो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा। सिंपल सी चीज़ है, मतलब वर्टिकल का जस्ट अपोजिट हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या, ध्यान से सुनिए, वर्टिकल मैट्रिक्स का अपोजिट हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या रूल है कि जो नंबर ऑफ रॉ हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, मतलब पंक्तियों की संख्या जो आपका कॉलम की संख्या से अधिक होनी चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और कॉलम की संख्या जब पंक्तियों की संख्या से हमेशा ज़्यादा हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है, चीज़ें क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब आगे चलें। देखो 7वां है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, विकर्ण आव्यूह, है ना। इसे देखते हैं क्या है। देखिए इसमें पहले ये देख लीजिए। ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर अन्य सभी अवयव बराबर 0। ठीक है, कहना क्या चाहता है इसमें कि मुख्य विकर्ण के अवयव जो हैं, ठीक है, और अन्य सभी अवयव जो हैं, ठीक है, बराबर 0 होने चाहिए। बात समझ में आ रही है।
समझ में आ रही है कि नहीं ये बताइए। मतलब जो मुख्य विकर्ण है उसे छोड़कर बाकी सभी अवयव जीरो होने चाहिए। मतलब विकर्ण कोई भी अगर आयत बनाते हैं, कोई भी आयत, तो उसमें मेन पहला विकर्ण आपका ये होता है, इस ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है, पहला वाला ऐसे होता है ना। तो मेन किसी भी मैट्रिक्स में जिसकी संख्या समान हो, ठीक है, उसमें अगर ये जो विकर्ण है उसे छोड़कर बाकी सभी संख्याएं इसमें जीरो हैं अगर, तो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, यानी विकर्ण आव्यूह। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह, मतलब कि जिस मैट्रिक्स के विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें शून्य होनी चाहिए। ठीक है, और इसे हल करने पे भी इसका आंसर शून्य आना चाहिए, ये भी ध्यान में रहे, इसे हल करने में भी इसका आंसर शून्य आना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलिए आगे चले। अगला हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में वही चीज़ है जो डायगोनल में था वही इसमें है, लेकिन डायगोनल में ये शर्त नहीं रखी थी कि जो विकर्ण है वो सेम हो, ये शर्त उसमें नहीं थी। बात समझ रहे हैं, डायगोनल में शर्त ये थी कि बस विकर्ण शून्य नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सारी चीज़ें शून्य होना चाहिए, इसी तो ऐसे विकर्ण को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये शर्त है, रखी गई है कि जो विकर्ण है वो इक्वल होना चाहिए और बाकी सभी अवयव जो है वो शून्य होने चाहिए, तब जाके उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह। बात समझ में आई होप कि समझ में आ गई होगी, है ना। कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे चले, आगे है आपका यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। ठीक है, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। अब देखिए कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, उसमें जो विकर्ण है वो विकर्णों में तीनों विकर्ण या चारों विकर्ण कह सकते हैं वो वन हो। इकाई कहा है ना, इकाई का मतलब क्या होता है, वन। तो अगर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स में जिसमें विकर्ण में वन हो उसे हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल चीज़ है, बस इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ ज़्यादा मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला है हमारा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, त्रिभुजीय आव्यूह। देखिए त्रिभुजीय आव्यूह पहले जान लीजिए कि त्रिभुजीय आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो पहले उस प्रकार को देख लेते हैं कौन कौन सा है, ये दोनों है। ठीक है, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, दो प्रकार के होते हैं, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, अब उच्च त्रिभुजीय आव्यूह के अगर हम समझें, इसको समझें, अगर उच्च त्रिभुजीय आव्यूह को अगर समझें हम, तो जो भी मैट्रिक्स दिया हो ऊपर से अगर ये त्रिभुज बनता है ऐसे, ठीक है, मतलब ये त्रिभुज में जितनी भी संख्याएं हैं कोई भी शून्य नहीं होनी चाहिए। जो त्रिभुज बन रहा है ऊपर से, ठीक है ना, इसमें कोई भी संख्याएं शून्य नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो और संख्याएं बच रही है ये शून्य होने चाहिए। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुज ऊपर की साइड बन रहा हो, ठीक है ना, और त्रिभुज में का कोई भी अवयव शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी सब शून्य हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेम उसी प्रकार लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर का मतलब क्या होता है, नीचे। अपर बोला तो ऊपर की तरफ हम गए, त्रिभुज देखें, ठीक है, लोअर कह रहा हूँ उसमें तो नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो जिस मैट्रिक्स में
ठीक है, जिस मैट्रिक्स में आपका त्रिभुज जो है ट्रायंगुलर जो है वो नीचे की साइड बने, ठीक है, और इस ट्रायंगुलर में जो त्रिभुज, इस मैट्रिक्स में जो त्रिभुज बन रहा है उसका एक भी अवयव शून्य ना हो, उसके अलावा जितने भी अवयव हैं वो शून्य हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है आपको। ठीक है, ये अपर ट्रायंगुलर, स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट बेबी, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, क्लियर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये कौन से मैट्रिक्स के भाग हैं, ये हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। ठीक है, नोट करते जाइए। इसका मैं PDF भेज दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, है ना, इसी नाम से है, तो जाके सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए चले आगे। अगला जो हमारा वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम, परिवर्त आव्यूह। ठीक है, क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह, है ना। परिवर्त आव्यूह का मतलब क्या है, ये पहले, परिवर्त आव्यूह का मतलब है कि जो रो है, रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में बदल देंगे, बस यही है परिवर्त आव्यूह। कैसे, आइए देखते हैं। इसमें आपको दर्शाया गया है, पहले तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम A पर T लिख के या A पर 1 लिख के हम दर्शाते हैं, इसका मतलब है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहले हमें साधारण मैट्रिक्स दिया रहेगा, इसे अगर परिवर्त आव्यूह में चेंज करना है तो सिंपल क्या करेंगे कि इसका जो पहला रो है उसे कॉलम में बदल देंगे और इसका जो पहला कॉलम है इसे रो में बदल देंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे दिया गया ना, तो ये वाला लाइन जो है इसे नीचे लिख देंगे ऐसे। ठीक है, और ये जो नीचे वाली लाइन है, देखिए इस वाले में ये नीचे वाली लाइन को हमने ऊपर लिख दिया है, बस यही करना है। अब ये आपका हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह। क्लियर है, इसमें यही करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है ना, इसमें सिंपल यही करना है कि आपको पहला कॉलम और पहला रो आपस में चेंज कर देना है, बस। रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिख देनी है। तो ये हो गया आपका परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर है, यहाँ से मैंने दर्शा भी दिया है कि रो को कॉलम में बदलेंगे, कॉलम को रो में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ से कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए, है ना। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें, टेक है स्क्रीनशॉट। पता नहीं इंग्लिश कैसी है, झंड हुई पड़ी है। चलिए आगे देखें। अगला है हमारा